सिंक डालिए। आज क्या होगा बताइए। लाइए क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन में है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए ये सवाल है, इसी को समझने वाले हैं। हुआ क्या? खुला ही नहीं। ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा ही डालिएगा, ज्यादा डालिएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इस पे आइए, लेकिन ठीक से आइएगा, ये हिले नहीं। बैठिए। चलिए समझिए इस सवाल को। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। आपको पहले से पता है रूट 5 के बारे में, परमेय है या अपरमेय है? अपरमेय। अब ये साबित करना है कि ये अपरमेय संख्या है। देखिए, जब भी आएगा ना रूट, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरमेय संख्या है, रूट 2 एक अपरमेय संख्या है, रूट 7 एक अपरमेय संख्या है, रूट 6 एक अपरमेय संख्या है, या कुछ भी, 2 रूट 3 एक अपरमेय संख्या है। जब भी इस टाइप का सवाल आएगा तो इसे हम साबित करेंगे विरोधाभास द्वारा। किस विधि द्वारा? कैसे साबित करेंगे? विरोधाभास द्वारा। ठीक है, विरोधाभास द्वारा साबित करने का मतलब हुआ कि जो चीज हमें यहाँ पर साबित करने के लिए बोल रहा है उसका उल्टा हम मानेंगे, उसका उल्टा। चलिए, हमें क्या बोला सिद्ध करने के लिए कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। तो देखिए हम कैसे बनाते हैं, थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा और समझिएगा। माना कि रूट 5 एक, बताइए, अपरमेय साबित करना है तो क्या मानेंगे? परिमेय। बोले है ना, उल्टा मानना है। माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या, परिमेय
संख्या है। अब देखिए √5 एक परमेय संख्या है। यदि परमेय संख्या है तो आपको पता है कि इसे P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसा जानते हैं आप। तो इसलिए √5 बराबर क्या, P बट्टा Q, क्योंकि किसी भी परमेय संख्या को P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सकता है। और अभी तो हम √5 को परमेय संख्या मान करके चल रहे हैं, यानी कि इसे भी P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सकता है। माने है ना ऐसा कि √5 एक परमेय संख्या, यानी कि उसे परमेय संख्या के रूप में मान करके चल रहे हैं, तो इसे P बट्टा Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब देखिए ये जो P बट्टा Q हुआ ना, इस P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है इसके लिए कि इस P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड। कहने का अर्थ ये हुआ जैसे P का अभाज्य गुणनखंड, P की जगह पर कोई ना कोई संख्या होगा, Q की जगह पर कोई ना कोई संख्या होगा, आपको उसका अभाज्य गुणनखंड आता है ना निकालने के लिए, जैसे 1.2 में बनाए थे 140 का अभाज्य गुणनखंड, उसी टाइप से। तो यहाँ पर भी कोई संख्या, यहाँ पर भी कोई संख्या, इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, इसका भी अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, दोनों में कुछ भी सेम सेम नहीं मिलना चाहिए। ये परमेय संख्या के लिए कंडीशन होता है कि दोनों में सेम सेम कुछ भी नहीं मिलना चाहिए। √5 को यदि P बट्टा Q के रूप में लिखे हैं तो दोनों के अभाज्य गुणनखंड में कोई भी चीज सेम सेम नहीं मिलना चाहिए। तो जहां P एवं Q में क्या लिखेंगे, जहां P एवं Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ऐसा हम मान के चले। ये जो P और Q लिए हैं ना, तो P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। उभयनिष्ठ गुणनखंड कहने का मतलब इसके गुणनखंड में और इसके गुणनखंड में दोनों में कुछ भी मेल नहीं खा रहा है, ठीक है, दोनों में कुछ भी कोई भी संख्या समान नहीं है। चलिए यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरमेय संख्या है, तो उसे हम परमेय मान लिए। आपको पता है कि परमेय संख्या को P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P एवं Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। अब देखिए इसके बाद क्या सब करने वाले हैं। ये जो √5 है, तो आप किसी भी संख्या के नीचे में तो 1 ले ही सकते हैं। तो अब कोना कोनी गुना कीजिए। यदि कोना कोनी गुना करेंगे तो √5 को Q से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, √5 Q, ठीक है। और P को 1 से गुना करेंगे तो ऐसा करते हैं, P बराबर, P को 1 से गुना किए P, √5 को Q से गुना किए √5। अब हमें इस रूट को हटाना है। रूट का दुश्मन कौन होता है, स्क्वायर, ठीक है। रूट को यदि खत्म करना है तो स्क्वायर ही खत्म कर सकता है। तो दोनों तरफ हम स्क्वायर करते हैं, यानी कि हिंदी में उसे ही क्या बोलते हैं बताइए, किसी को पता है? गुड, बहुत बढ़िया। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो P का हो जाएगा P², √5 का हो जाएगा 5 और Q का हो जाएगा Q²। पूरा का वर्ग कर दिए। इसका किए तो P² हो गया, √5 का किए तो 5 हो गया और Q का किए तो Q²। दोनों तरफ वर्ग कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं, सबका जो भी मिलेगा ना सबका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये जो 5 है वो Q² के साथ कुछ नहीं तो गुना में जरूर है, क्योंकि यहाँ ना जोड़ है ना घटाव है ना भाग है, यानी कि मतलब ये गुना में है। यदि ऐसे सटा करके लिखा हुआ है ना, मतलब गुना में है। किसमें है? तो इधर लाएंगे तो भाग में आएगा, यानी कि P² बट्टा 5 बराबर Q²। ये जो 5 गुना में था वो भाग में आ गया, भाग मतलब बट्टा में। तो अब आप यहां पर देखिए कि P² जो है वो 5 से विभाजित है। देखिए कहीं ना कहीं यहां पर कोई संख्या होगा जिसमें 5 से भाग दिए तो यहां पर हमें कुछ मिला। ऐसी स्थिति को ये दर्शा रहा है
कि यहां पर कुछ ना कुछ था जिसे हम 5 से भाग दिए तो हमें ये मिला, यानी कि पी स्क्वायर को 5 से भाग दिए, बट्टा मतलब भाग, पी स्क्वायर को 5 से भाग दिए तो हमें क्यू स्क्वायर मिला। कहने का मतलब ये हुआ कि ये पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, पी स्क्वायर 5 से, तो देखिए लिखेंगे यहां पी स्क्वायर संख्या 5 से विभाजित है, इसलिए अब यदि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है ना, तो पी भी 5 से विभाजित होगा। यदि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ऐसा थ्योरम है कि यदि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा, इसलिए पी भी 5 से विभाजित होगा। चलिए इतना तक तो हो गया, ठीक है। ये सवाल का पहला स्टेप है और इसमें हम कहीं ना कहीं तो P का एक गुणनखंड निकाल लिए हैं जो कितना है 5। अब हम इसी प्रकार से कुछ ऐसा करेंगे कि हमें Q का गुणनखंड प्राप्त होगा और उसमें देखना है कि 5 नहीं आना चाहिए। यदि 5 आ गया तो हम जो माने वो गलत हो जाएगा, ठीक है। सवाल पर अच्छे से ध्यान दीजिए, बहुत ही ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, बराबर एग्जाम में आते रहता है, ठीक है। अभी पहले इतना तक के बात को आप फिर से समझिए और बताइएगा कहां पर आपको दिक्कतें हो रही है। सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरमेय संख्या है। एक अपरमेय संख्या साबित करना है तो हम इसे एक परमेय संख्या मान लिए हैं। रूट 5 एक परमेय संख्या है। यदि ये परमेय संख्या है तो आपको पता है कि इसे पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यदि ये परमेय संख्या है तो इसे पी बटा क्यू के रूप में, कंडीशन क्या है कि P और Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, मतलब जिससे P विभाजित होगा उसी से Q विभाजित नहीं होना चाहिए। P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। अब यहां पर कुछ नहीं, कोना कोनी गुना किए, P को 1 से गुना किए P हुआ, रूट 5 को Q से गुना किए रूट 5 Q हुआ। हमें रूट दिख रहा था, हमें रूट को हटाना है। रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ वर्ग किए, P का P स्क्वायर हो गया, रूट 5 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट खत्म, तो 5 हो गया, Q का Q स्क्वायर हो गया। अब जो 5 इसके साथ गुना में है वो इधर भाग में आ गया और इसे देख करके अब लग रहा है कि P स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। अब देखिए इसे समीकरण 1 भी मान लीजिए। अब यहां फिर से मानिए, माना कि क्या मानते हैं ना, P के जगह पर आपको कुछ अलग मानना पड़ेगा। P के जगह पर आप मान लीजिए, माना कि P बराबर, और नीचे में 5 है ना तो ऊपर में भी 5 ही मानेंगे और कोई एक अलग वेरिएबल जिसे C मान लेते हैं। P बराबर 5 C। प्रत्येक सवाल में सेम टू सेम प्रोसेस फॉलो करना है। P के यहां पर क्या मान लिए 5C, यदि यहां पे 2 रहता तो 2C, 3 रहता तो 3C। अब इसका मान आप समीकरण 1 में डाल दीजिए। इसका मान किस में डालना है, समीकरण 1 में डालना है। इसका मान समीकरण 1 में डाल दीजिए, तो लिखेंगे, सीधे आप लिख दीजिए ना, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 समीकरण 1 है P स्क्वायर बटा, और P के जगह पर क्या लेना है 5C, तो P के जगह पर लीजिए 5C, P का स्क्वायर था तो अब 5C का स्क्वायर हो जाएगा बटा 5 बराबर Q का स्क्वायर। ध्यान से देखते चलिए, 5 का स्क्वायर
25, सी का स्क्वायर सी स्क्वायर बट्टा 5 बराबर, अब 5 से 25 कटेगा कितना बार में, 5 बार में, तो क्या हो गया 5 सी स्क्वायर बराबर, अब ये 5 जो सी स्क्वायर के साथ सटा हुआ, कहने का मतलब क्या, गुना में है, ये 5 इसके साथ गुना में है, यदि इधर ले जाएंगे तो भाग में, यानी कि सी स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बट्टा 5 आया भाग में। आप इसे देख करके क्या लग रहा है कि क्यू स्क्वायर 5 से, जैसे इसको देख करके आपको क्या लग रहा था कि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है, तो उसी तरह यहां पर भी लग रहा है कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित, और इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा, तो लिखेंगे यहां, बताइए यहां क्यू स्क्वायर संख्या 5 से है, इसलिए बताइए क्या लिखेंगे, गुड, इसलिए क्यू भी 5 से, अब आप एक बात बताइए, हम मान के चले थे कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, कहने का मतलब जिससे P कटेगा उसी से Q नहीं कटना चाहिए, और आप जरा इस लाइन को देखिएगा, एक मार्कर कहां गया हरा वाला, इधर है, देखिए हम मान के चले थे कि जिस संख्या से P कट जाएगा उसी संख्या से Q नहीं कटना चाहिए, क्योंकि हम लिखे हैं ना कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मतलब जिस संख्या से P कटेगा उसी संख्या से Q नहीं कटना चाहिए। अब आप यहां पर देखिए, ये P किससे कटा है, 5 से कटा है, और यहां पर देखिए Q भी किससे कटा है, 5 से कटा है। यहां पर आकर के देख रहे हैं, हम मान के चले थे कि दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या आ गया, 5 आ गया। हम यही ना मान के चले थे कि दोनों में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर एक उभयनिष्ठ गुणनखंड आ गया, ठीक है। इस प्रकार हमारी मान्यता गलत साबित होती है, अर्थात हम जो माने ना वो गलत साबित हो गया, तो सही क्या होगा, इसका उल्टा सही होगा कि √5 एक अपरमेय संख्या है, हो गया साबित, ठीक है। तो देखिए हम क्या लिखने वाले हैं, कि इस प्रकार P एवं Q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है, जो हमारी मान्यता को गलत साबित करती है, गलत साबित करती है। अतः √5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या है, हो गया प्रूफ। बताइए कोई दिक्कत है, तो ये बिल्कुल सही तरीका है इस सवाल को बनाने का, ठीक है। कई टीचर एक छोटा सा किसी तरीका का इस्तेमाल करते हैं जो कि बिल्कुल परफेक्ट नहीं है, वो पूरा सही नहीं है, ये पूरा परफेक्ट तरीका है इस सवाल को बनाने का, ठीक है। हमें सिद्ध करना था कि √5 एक अपरमेय संख्या है, इसे हम 2 स्टेप में ले गए हैं। देखिए सबसे पहले तो हम ये मान लिए कि √5 एक परमेय संख्या है, और यदि ये परमेय संख्या है तो इसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। ये कॉस्ट वाली बात बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसी पर सवाल साबित हुआ है। हम क्या माने कि P एवं Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है,
मतलब क्लास में सबसे ज्यादा बेवकूफ तुम ही लोग हैं, यहाँ समझा रहे हैं तो लिखा है। जहां P एवं Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड, यही पॉइंट इंपोर्टेंट है, इसी पर सवाल को हम साबित किए हैं। क्या मान के चलें कि P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अच्छा, यहाँ कोना कोनी गुना किए हैं, P को 1 से P हो गया, √5 को Q से √5 Q हो गया, दोनों तरफ वर्ग किए, P का P स्क्वायर, √5 का 5 और Q का Q स्क्वायर। ये 5 गुना में था, इधर भाग में आ गया, और यहाँ पर दिख रहा है कि P स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाजित। तो P का एक गुणनखंड हमें मिल गया क्या, 5। अब हम Q का भी गुणनखंड पता करेंगे और देखेंगे दोनों सेम मिल रहा है क्या। तो उसके लिए क्या तरीका है कि इसे आप समीकरण 1 मानिए और P के जगह पर आप कितना ले लेंगे, 5C मान लेंगे, और फिर इस बात को समीकरण 1 में डाल देना है। तो समीकरण 1 क्या है, P स्क्वायर बटा 5 बराबर Q स्क्वायर। P के बदले लेना है 5C, तो 5C का स्क्वायर बटा 5 बराबर Q का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, C का स्क्वायर C स्क्वायर बटा 5, 5 से 25 गया 5 बार में, यानी कि 5C स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर। 5 को इधर भेज दिया, अब यहां पर दिख रहा है कि Q स्क्वायर 5 से विभाजित है, यानी कि Q भी 5 से विभाजित होगा। तो वहां पर P का एक गुणनखंड 5 मिला और यहां पर Q का भी एक गुणनखंड 5 मिल गया, यानी कि दोनों में एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। लेकिन हम तो मान के चले थे कि कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इस प्रकार ये जो आ गया P और Q का दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5, ये हमारी मान्यता को गलत साबित करता है। इसलिए √5 क्या हो जाएगा, एक अपरमेय संख्या हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल ये पूरा परफेक्ट तरीका है, इस पर 1 नंबर क्या आधा नंबर भी कहीं से नहीं कट सकता है यदि इसे बनाए तो, ठीक है। और मेरा भी तरीका सब यही हुआ करता था 10वीं के एग्जाम में बनाने का। क्या मजाल की 1 नंबर कहीं काट ले, जितना का बनाया उतना का परफेक्ट पूरा का पूरा नंबर आया। 80 नंबर का बना पाए थे, ठीक है, 20 नंबर छूट गया था टाइम मैनेजमेंट के कारण। 80 का 80 आया था, पूरा का पूरा 1 नंबर के आधा नंबर तक कहीं नहीं कटा, क्योंकि तरीका जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। इसलिए चलिए इसको नोट कीजिए, फिर इससे अगला सवाल देखते हैं। तो आपको क्या करना है, केसी सिन्हा से इसी टाइप का 2 क्वेश्चन है जिसे बना करके लाना है। सबसे पहले ये आप सीख करके लाइएगा, 1.3 का पहला क्वेश्चन था, इसे सीख करके लाना है, लर्न। उसके बाद केसी सिन्हा, ये तो एनसीईआरटी का है। केसी सिन्हा में भी 1.3 ही है, और इसमें आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 बना करके लाना है, ठीक है, सॉल्व करके लाना है। यह है केसी सिन्हा से। तो इतना आपको जरूर करना है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को खूब प्रैक्टिस करके सीखना है, और सीख जाने के बाद केसी सिन्हा 1.3 फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन बना करके लाना है, ठीक है। तो फिर इससे आगे कल देखेंगे।